डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज 15 देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इससे पहले वाले जो भी सीरीज है अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप सभी उसे देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स सीरीज मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं। आपको इस चैनल पे इस पॉलिटी के माध्यम से यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका सारे जीएस रिकॉल होंगे और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी देखें और क्लास को फॉलो करते रहें और क्लास को शेयर करें। जितना हो सके आप सभी क्लास को शेयर करें और अपने तैयारी को जारी रखें। आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो का 1 नंबर प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। यानी कि कोई भी धन विधेयक अगर लोकसभा पारित कर देती है तो राज्यसभा इसे कितने दिन तक मैक्सिमम रोक सकती है। तो देखिए, क्वेश्चन जो होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन इसे छोटा भी किया जा सकता है, कभी बड़ा किया जा सकता है, कभी उलझाया जा सकता है। तो क्वेश्चन विभिन्न तरीका से पूछा जाता है, इसलिए हम बताते हैं कि आप जो है वो मेरी बातों को सुने, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आप एक क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न तरीका से पूछा जा सकता है। छोटा भी पूछेगा कि धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। 14 दिन तक जो है वो राज्यसभा इसे रोक सकती है। तो ध्यान रखें कि धन विधेयक या वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में इसे पहले नहीं ले जाया जाएगा, पहले लोकसभा में। वो भी लोकसभा में पेश करने से पहले इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। ध्यान रखेंगे कि पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अगर पारित कर देती है तब राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाएगा। अगर वो 14 दिन में पारित कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं पारित करती है तो उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। तो आप कह सकते हैं कि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कोई पावर नहीं दिया गया, सिर्फ सिफारिश कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से धन विधेयक के संबंध में जो है वो लोकसभा को ही पावर है। ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन जब कभी ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर मतभेद हो जाती है, तो उसे पारित करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 में। 108 में इसका जिक्र किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और उसकी अध्यक्षता स्पीकर करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी नहीं रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेंगे। ध्यान रखेंगे, लेकिन राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो दोनों नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, बल्कि सभापति नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। यानी कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1959 में। तो एक विधेयक आया था, दहेज उन्मूलन विधेयक 1959 में, पारित हुआ था 1961 में। तो इसके तहत ये साधारण विधेयक था, ये आपका सदन में आया था। तो इसके लेकर जो है वो मतभेद हुई थी, तो इसके लिए राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाए थे। तो पहली बार संयुक्त अधिवेशन 1959 में बुलाया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी बार बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक था 1927, जो कि 1978 में पारित हुआ था। तो इस समय भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और तीसरा है आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, पोटा कहा जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लाया गया था।
तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन भारत में बुलाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न सीधे उठाता है कि जो है वो आज तक भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन का बुलाया गया है। तो 3 बार आपका दहेज उन्मूलन के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में और आतंकवाद निरोधक विधेयक के संबंध में। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जितना कुछ मैं बता रहा हूँ इससे आपका पूरा पॉलिटी रिकॉल होगा, पूरा पॉलिटी कहीं पे भी लेकिन परंतु नहीं रहेगा अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। तो आपको बार बार कहते हैं कि आप पीछे के वीडियो जब फुर्सत मिले 5 वीडियो को पीछे से रिवाइज करें। इससे आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस की तो सवाल नहीं है। तो आप सभी बिल्कुल जो है ऐसा करें, इससे आपका ऐसे ही मेरा सीरीज चलेगा और पूरा जीएस को रिकॉल करवाएंगे। तो आप जो है थोड़ा थोड़ा कर बेहतर करें। एक बार अगर जो है वो 5 महीना का वीडियो होगा तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कर आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी ऐसे ही करते रहें। आगे प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो अभी बताएं। इसका जो है आंसर आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा तो आप खुद जो है इसका निकाल सकते हैं आंसर। इसका आंसर साधारण विधेयक होगा, क्योंकि साधारण विधेयक के संबंध में ही जो है वो संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान किया गया है, आपका अन्य विधेयक के संबंध में नहीं। और वो भी ध्यान रखेंगे कि जो है वो सिर्फ केंद्र में जो है वो साधारण विधेयक लेकर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। राज्य में अगर किसी जो है वो साधारण विधेयक पर विधान परिषद, ध्यान रखेंगे विधानसभा और विधान परिषद है, तो क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारत के मात्र 6 ही राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद में अगर जो है वो इस स्थिति को उत्पन्न हुआ, राज्य में उत्पन्न हुआ, तो फिर उस स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। वहां पर विधानसभा पारित करके विधान परिषद को 3 महीना का समय देता है। अगर वो 3 महीना में पारित नहीं करता है तो उसे एक और महीना देता है, कुल 4 महीना का समय देता है। अगर 4 महीना में वो पारित नहीं करता है विधान परिषद, तो विधानसभा उसी रूप में पारित मान लेता है जिस रूप में वो पहले पारित किया था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि राज्य में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि केंद्र में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 108 के तहत उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति, और भी सिर्फ साधारण विधेयक के संबंध में, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संचित निधि और आकस्मिक निधि, 2 निधि है, ध्यान रखेंगे। संचित निधि और आकस्मिक निधि, जितने पैसे आती हैं सरकार के सब संचित निधि में जाती है और सारा खर्च यहीं से होती है। तो इस पे जो है वो संसद का अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। भारत की संसद का अधिकार होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 262 में किया गया है। 262 यानी कि 262 में इसका जिक्र किया गया है, और 263 में आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि पर भारत के राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जब कभी भी सरकार को इमरजेंसी में पैसा की जरूरत होती है तो राष्ट्रपति से जो है वो कहकर सरकार पैसा मांगती है, और फिर जो है जैसे ही सदन चलता है इसकी जानकारी सदन को दे दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का। और आकस्मिक निधि पर भारत के राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका डिसीजन करते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह डिसीजन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक सदन में किस सदन में पेश किया? तो कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक, अभी हम पहला ही क्वेश्चन में इसका डिस्कस किए कि कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक है, सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा पारित करता है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर 14 दिन के अंदर पारित नहीं करता है तो उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा पहले पारित किया था। तो इस तरह से आप जो है वो ध्यान रखें, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आपको जो है परीक्षा में परेशानी ना हो, किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन को घुमाएं, आप क्वेश्चन को पकड़ लें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी समिति कौन है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। 2 तरह की समिति होती है, एक अस्थायी होती है, दूसरा अस्थायी होती है। तो सबसे बड़ी अस्थायी समिति प्राक्कलन समिति है, और प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखिएगा। 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। जबकि आपका सबसे बड़ा समिति की जिक्र करें तो सबसे बड़ी समिति संयुक्त प्रवर समिति होती है, जो कि एक अस्थायी समिति होती है। प्रवर समिति की गठन अलग अलग भी होती है और संयुक्त रूप से भी होती है।
अगर संयुक्त रूप से होती है तो संयुक्त प्रवर समिति कहेंगे, और उसमें कुल 45 मेंबर होंगे, तो 45 यानी कि सबसे बड़ा हो गया। तो संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा से 30 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 15 मेंबर होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग गठित करते हैं, यानी कि प्रवर समिति बन जाती है, तो प्रवर समिति जो है वो अलग अलग भी गठित हो सकता है, जिसमें 30 लोकसभा से अलग रहेंगे और 30 राज्यसभा से अलग रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि संयुक्त प्रवर समिति एक अस्थायी समिति है और वो सबसे बड़ी समिति है, लेकिन प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है, इसलिए सबसे बड़ी समिति है, ध्यान रखेंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? यानी कि प्राक्कलन समिति जो होती है, जो कि सबसे बड़ी अस्थायी समिति है, इसमें कुल मेंबर 30 होते हैं, जो कि लोकसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कहाँ? तो ध्यान रखेंगे, ये लोकसभा में अपना रिपोर्ट पेश करती है। लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष के सामने, तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति पेश करती है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल से के कोई सदस्य होते हैं, विपक्षी दल के कोई सदस्य जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसके अध्यक्ष को मनोनीत कौन करते हैं, नियुक्त कौन करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, इसे लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनयन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार जो है वो हम लोग मौलिक अधिकार में भी पढ़े थे। तो सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार है, यानी कि दोनों हो जाएगा C नंबर। तो सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार विथ विधिक अधिकार है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार प्रभावी कब हुआ था? तो सूचना का अधिकार कब प्रभावी हुआ था, कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, 15 जून 2005 को तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पे मिली थी, और ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। तो डेट के साथ ध्यान रखेंगे, डेट के साथ परीक्षा में पूछता है कि सूचना का अधिकार प्रभावी कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को, और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न है, तो आगे अनुच्छेद है, प्रमुख अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 89, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और एक उपसभापति होते हैं जो उसी सदन के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का जिक्र आर्टिकल 89 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 93, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो लोकसभा में भी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 93 में किया गया है। आर्टिकल 98, संसद का सचिवालय। तो संसद का सचिवालय जो होता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 98 में किया गया है। आर्टिकल 99, संसद सदस्यों द्वारा शपथ। तो जो भी संसद के सदस्य होते हैं वो शपथ लेते हैं। अभी देखे हैं कि जो है वो लोकसभा में उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश से, और अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो लोकसभा पहुंची थी, तो उन्होंने हाल ही में शपथ भी लिया था। तो वो आर्टिकल 99 के तहत संसद सदस्यों द्वारा शपथ होता है। और आर्टिकल 101, ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। कभी भी जो है वो किसी विधेयक के लेकर जो है वो वोटिंग होता है, तो मत अगर बराबर होता है तो वहां पर निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत आर्टिकल 101 के। तो ये प्रमुख 5 अनुच्छेद। तो अभी तक हम लोग 65 अनुच्छेद कर लिए, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला ना तो सॉरी, इसका आंसर डी होगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दोनों का जो है वो मिश्रण है, तो इसका आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है कल के लिए, सवाल हमारा जवाब आपका में कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो हम लोग पीछे वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। तो आप नहीं पढ़े हैं तो पहले एक बार पीछे देखें, उसके बाद इसका आंसर जरूर करें। मुझे इंतजार है आपके आंसर का, तो आप सभी करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।